आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली एक ऐसा सुधार था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनको एक अलग श्रेणी में स्थापित किया। एक महत्वपूर्ण स्थान उन सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी का अगर माना जाता है तो उसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के अगर स्रोत की बात पता करें तो इसके बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है वो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो और फरिश्ता, जिसमें भी मुख्य रूप से जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही से हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तार से पता चलता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर हम विचार करें तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की, उसके क्या उद्देश्य थे। इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य क्या थे। अगर इस संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों के पीछे बर्नी अलग अलग प्रकार के मत व्यक्त करता है। सबसे पहला मत जो बर्नी को पढ़ने से हमें पता चलता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में, उसके जो मत का पता चलता है वो है, बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसका यह कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं को साधनहीन बनाना चाहता था ताकि कोई विद्रोह का विचार भी उनके मस्तिष्क में कभी ना आए, इसलिए हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के उद्देश्य से उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। लेकिन अगर इस तर्क का हम विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि ये तर्क कोई ज़्यादा तर्कसंगत बात ये हमें नहीं लगती, क्योंकि यदि सल्तनत काल में पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के साथ यदि जो संचालित व्यापार था, अगर उसमें संलग्न लोगों की हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से मुल्तानी और खुरासानी व्यापारी इस पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के व्यापार में संलग्न थे। और ये व्यापारी चूंकि मुस्लिम थे इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने का उद्देश्य हिंदू व्यापारियों को दंडित करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की उससे सभी वर्गों के व्यापारी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, समान रूप से प्रभावित हुए। इसलिए बर्नी के इस मत को ज्यादा तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। एक अन्य मत जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में है वो ये माना जाता है कि संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, लोगों की भलाई करने के उद्देश्य से जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ये जो मत है ये शेख नसीरुद्दीन की एक पुस्तक है खैरातुल मजलिस। खैरातुल मजलिस, ये जो मत है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लागू की थी, ये मत शेख नसीरुद्दीन की खैरातुल मजलिस नामक पुस्तक पर आधारित है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पुस्तक बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लगभग 50 वर्ष बाद लिखी गई थी। लगभग कुछ ऐसा ही मत बर्नी की एक अन्य पुस्तक है फतवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी, इसमें भी, इस पुस्तक में भी लगभग ऐसी ही बात जियाउद्दीन बर्नी भी कहता है। उसका भी कहना है कि संभवतः जन कल्याण से प्रेरित होकर, लोक भावना से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। लेकिन ये मत भी ज्यादा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। एक अन्य स्थान पर बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना संगठित करने के लिए और सैनिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। यह सबसे उपयुक्त मत हमें दिखाई देता है। जो अभी तक 3 मत हमने बात की है, हिंदू व्यापारियों को दंडित करने की जो बात है, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने की जो बात है, उन दोनों मतों की अपेक्षा ये जो मत है जो बर्नी कहता है कि संभवतः एक विशाल सेना संगठित करने के लिए और सैनिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अलाउद्दीन खिलजी ने
बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, ये मत ज़्यादा उपयुक्त है। इसी संदर्भ में बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना संगठित करना चाहता था और यदि वो प्रचलित वेतन पर सैनिकों की भर्ती करता तो उसका सारा राजकोष 5 या 6 वर्षों में रिक्त हो जाता। और दूसरी बात यह भी है कि उस समय जो प्रचलित वेतन था वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए नाकाफी था। जो प्रचलित वेतन भी अगर वो विशाल संख्या में जो सैनिक भर्ती करता उनको देता तो वो कोई अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसका तरीका अलाउद्दीन खिलजी ने ये निकाला कि उसने वेतन बढ़ाने की बजाय मूल्यों को नियंत्रित करने की सोची। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के पीछे एक विशाल सेना संगठित करना और सैनिकों के हितों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। अब दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में जो उपस्थित होता है वो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या पूरे साम्राज्य में लागू की थी या केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इस संदर्भ में भी बर्नी के जो कथन मिलते हैं उससे स्पष्ट रूप से बर्नी कुछ नहीं कहता। बर्नी के कुछ कथनों से हमें ऐसा आभास मिलता है कि संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण साम्राज्य में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी और कुछ उसके कथनों से ऐसा आभास मिलता है कि संभवतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अगर इस तथ्य की जांच कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे साम्राज्य में लागू की थी या केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही, तो इस तथ्य की जांच इस संदर्भ में की जानी चाहिए कि हम ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की थी। चूंकि सैनिकों का विस्तार पूरे साम्राज्य में था तो संभवतः सभी सैनिकों को लाभान्वित करने के लिए पूरे साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसी संदर्भ में एक दूसरा मत ये भी है कि ये भी संभावना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया और वहां से आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर सैनिक छावनी वाले उन क्षेत्रों में भेजा गया जहां जनरली सैनिकों की नियुक्ति हुआ करती थी। और संभवतः ऐसी खरीद, एक संभावना ये भी है कि ऐसी खरीद सैन्य विभागों के द्वारा की जाती रही होगी। अगर कुछ विद्वानों की बात करें तो मोरलैंड इस मत को मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। मोरलैंड की बात का समर्थन डॉक्टर के.एस. लाल, जो उन्होंने खिलजी वंश का इतिहास एक पुस्तक भी लिखी है, मोरलैंड की बात का समर्थन डॉक्टर के.एस. लाल भी करते हैं, किशोरी शरण लाल। उनका भी ये मत है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। लेकिन मोरलैंड और के.एस. लाल की बात का विरोध करते हैं इतिहासकार बनारसी प्रसाद सक्सेना, क्योंकि वो वही तर्क रखते हैं कि चूंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली सभी सैनिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लागू की गई थी और चूंकि सैनिकों का विस्तार पूरे साम्राज्य में था तो केवल दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मूल्यों को नियंत्रित करने से सभी सैनिकों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता। अब हम बात ये करते हैं कि अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कदम उठाए, इसकी कुछ क्या मुख्य बातें थी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने सभी आवश्यक चीजों के मूल्य निर्धारित कर दिए और इनकी एक विस्तृत सूची जियाउद्दीन बर्नी अपनी तारीख फिरोजशाही में देता है। जैसे गेहूं 7.5 जीतल, प्रतिमन, चावल 5 जीतल, प्रतिमन, चना 5 जीतल, प्रतिमन, उड़द 5 जीतल प्रतिमन, जो 4 जीतल प्रतिमन। तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो आवश्यक चीजें थी उन सभी के मूल्य निर्धारित कर दिए और उनकी एक विस्तृत सूची जियाउद्दीन बर्नी अपनी तारीख फिरोजशाही में देता है। तो ये अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत सबसे पहला काम अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए।
नंबर 1 अनाज बाजार, नंबर 2 वस्त्र व अन्य सामग्री का बाजार, और नंबर 3 घोड़े, मवेशी और दासों का बाजार। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। अनाज बाजार, दूसरा वस्त्र व अन्य सामग्री का बाजार, और तीसरा घोड़े, मवेशी और दासों का बाजार। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज बाजार में प्रमुख अनाजों की अलग अलग मंडियां स्थापित कर दी और प्रत्येक मंडी पर सहना नामक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। सहना, अनाज बाजार में प्रमुख अनाजों की अलग अलग मंडियां स्थापित की और प्रत्येक मंडी पे सहना नामक अधिकारी नियुक्त कर दिया। और इन सभी के ऊपर जो अधिकारी होता था वो होता था सहनाए मंडी। सहनाए मंडी, और इस पद पे जिस व्यक्ति को नियुक्त किया वो था मलिक कबुल। मलिक कबुल को उसने सहनाए मंडी के पद पे नियुक्त कर दिया। इस अनाज बाजार में अनाजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कि बराबर मात्रा में अनाज बाजार में अनाज आता रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों और कारवानियों को अधिकृत किया कि वो निश्चित मात्रा में प्रतिवर्ष समय समय पर अनाज बाजार में अनाजों की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाए रखेंगे। इसके लिए उसने बंजारों और कारवानियों को अधिकृत कर दिया। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शाही भंडार स्थापित किए। एफसीआई के जैसे गोदाम होते हैं आधुनिक समय में, उसी प्रकार बड़े बड़े शाही भंडार स्थापित किए अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके पीछे उसका सोचना यह था कि कहीं कृत्रिम अभाव पैदा करके व्यापारी मूल्य बढ़ाने की कोशिश ना करें, और अगर ऐसी कोई स्केर्सिटी या कमी, कृत्रिम अभाव अगर पैदा करते हैं व्यापारियों के द्वारा, तो इस शाही भंडार से उसकी पूर्ति करके और कमी नहीं आगे मूल्यों को ना बढ़ना दिया जाए। इसलिए उसने दिल्ली में शाही बाजार स्थापित किए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि अकाल के दिनों के अंदर नागरिकों में अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित रहे। इस बात का ध्यान भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। दूसरा बाजार जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था वो था वस्त्र व अन्य सामग्री का बाजार, और इसका नाम था सराय अदल। सराय अदल। वस्त्र और अन्य सामग्री का जो बाजार है वो था सराय अदल, और इसके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किया गया वो था राय परवाना। राय परवाना। ये जो सराय अदल बाजार है ये निर्मित वस्तुओं, बाहर के प्रदेशों और विदेशी माल का बाजार था। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाजार एक तरीके से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था, और दिल्ली में बदायूं द्वार के पास में इसकी स्थापना की गई थी। और जिस अधिकारी के नियंत्रण में यह बाजार था उसका नाम था, वो पद था राय परवाना नामक अधिकारी के अंतर्गत इस बाजार को रखा गया। इस राय परवाना का काम ये था कि ये अधिकारी कीमती माल को अमीरों और मलिकों को देने के लिए, उनकी आय के अनुरूप देने के लिए आज्ञा पत्र जारी करता था कि किसी भी अमीर या मलिक की जो आय है उसके अनुरूप वो कितना कीमती सामान खरीद सकता है, इसका अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार राय परवाना को दिया गया। लेकिन साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा कि कहीं लोग कीमती वस्त्रों को कम मूल्य पर खरीद कर कहीं अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयास ना करें। ये जो सराय अदल बाजार है, जो वस्त्र और अन्य सामग्री का बाजार है, इसमें वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू और मुस्लिम सभी व्यापारियों को, सभी वर्गों के व्यापारियों को पंजीकृत किया गया और उनसे एक इकरारनामा किया गया। इस इकरारनामे में ये शर्त रखी गई कि वो संबंधित व्यापारी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, प्रतिवर्ष निश्चित मात्रा में सामान सराय अदल में लाएंगे और उसे सुल्तान द्वारा निर्धारित दरों या फिर सरकारी दरों के ऊपर, जो भी सरकारी दर है उस दर के ऊपर, ना कि उससे ज्यादा में,
उस सरकारी दर के ऊपर उस सामान को बेचा जाएगा। जो इकरारनामा उन व्यापारियों से किया गया उसमें ये शर्त रखी गई। और इसी संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टके, मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टके इस शर्त पर पेशगी के रूप में दिए गए कि वो निश्चित मात्रा में सामान सराय अदल में लाएंगे और उसे सुल्तान द्वारा निर्धारित सरकारी दरों पर बेचेंगे। तीसरा जो बाजार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया वो था घोड़े, मवेशियों और दासों का बाजार। अलाउद्दीन ने ये पाया कि ये जो बाजार है घोड़ों का, मवेशियों का और दासों का, इसमें दलालों की वजह से मूल्य बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया इस बाजार के संदर्भ में, उसने दलालों को इन बाजारों से बाहर निकाल दिया और उसने घोड़ों, मवेशियों और दासों के भी मूल्य निर्धारित कर दिए। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो जो सैनिक कार्य के योग्य जो घोड़े थे, जो सैनिक कामों में आते थे, उन घोड़ों की भी श्रेणियां बना दी गई। अगर इस संदर्भ में जिसकी सूचना हमें पढ़नी से मिलती है, प्रथम श्रेणी का जो घोड़ा था उसकी कीमत उसने 100 से 120 टका रखी। द्वितीय श्रेणी का जो घोड़ा था उसकी कीमत उसने 80 से 90 टका रखी। और तृतीय श्रेणी का जो घोड़ा था उसकी कीमत उसने 60 से 70 टका निर्धारित की। और ऐसे घोड़े जो सैनिक कार्य के योग्य नहीं थे उनकी कीमत जनरली 10 से 20 टका तक निर्धारित की गई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने ये 3 प्रकार के बाजार और इन बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सुल्तान द्वारा निर्धारित दरें कि उन सरकारी दरों का उल्लंघन ना हो, उससे ज्यादा ना बेचा जाए, इसका विशेष ध्यान अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। अन्य सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के सफल संचालन के लिए, कि वो जो एक बाजार नियंत्रण प्रणाली है, जो बाजार व्यवस्था स्थापित कर रहा है, वो ठीक से कार्य करती रहे, इसके लिए उसने दीवाने रियासत नामक विभाग सृजित किया। दीवाने रियासत, अगर मैं ये कहूं कि ये वाणिज्य विभाग है तो गलत नहीं होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली के सफल संचालन के लिए उसने दीवाने रियासत नामक विभाग, वाणिज्य विभाग स्थापित किया और मलिक याकूब को, इस विभाग का अधिकारी जिसको बनाया वो व्यक्ति था मलिक याकूब। मलिक याकूब के नेतृत्व में उसने दीवाने रियासत नामक विभाग सृजित किया। और नाजिर जो अधिकारी था, नाजिर, ये नापतोल अधिकारी है, इस नाजिर को भी इस दीवाने रियासत के अंतर्गत रखा गया। ये एक अन्य सुधार है जो अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। इसी के साथ उसके द्वारा स्थापित की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है या नहीं कर रही, कहीं व्यापारी उसके द्वारा निर्धारित दरों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्या किसी को सामान कम बेचकर ठगा तो नहीं जा रहा, इन सब बातों का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी सहनाए मंडी, बरीद मंडी, बरीद मंडी, ये राज की गुप्तचर है, बरीद मंडी और मुनहियान, अलाउद्दीन खिलजी सहनाए मंडी, बरीद मंडी यानी राजकीय गुप्तचर और मुनहियान यानी व्यक्तिगत गुप्तचर, इन तीनों के माध्यम से बाजारों की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त करता था। और यहां तक कहा गया है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी बाजारों में भेजा करता था ताकि किसी भी प्रकार के कीमतों का उल्लंघन या कम तोल के व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी नहीं की जा रही हो, इसका पता लगाया जा सके। तो इनके माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी बाजारों की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त करता था। और हम ये कह सकते हैं कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा तब तक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित यह बाजार नियंत्रण प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य करती रही। अब अगर इसके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के हम लाभ और हानि की बात करें तो निश्चित तौर पे अलाउद्दीन खिलजी जिस उद्देश्य के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी कि एक विशाल सेना संगठित करनी है और सैनिकों के हितों को ध्यान में रख के, क्योंकि यदि वो प्रचलित वेतन पर सैनिक भर्ती करता तो उसका सारा राजकोष 5 से 6 वर्षों में रिक्त हो जाता, और अगर प्रचलित वेतन भी वो सैनिकों को देता तो वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए एक आइडिया जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया, उसने वेतन बढ़ाने की बजाय मूल्यों को नियंत्रित करने की सोची। तो इस दृष्टि से अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली की सफलता का मूल्यांकन करूं तो निश्चित तौर पे अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह सफल रहा। जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा
उसने मूल्यों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होने दी और जिस उद्देश्य के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी उसमें वो निश्चित तौर पे पूरी तरह सफल रहा। लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी निकले। निश्चित तौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की उसने तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। नंबर 1, अगर उसके नकारात्मक परिणामों की बात करें तो नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि और व्यापार वाणिज्य की जो मूल उत्प्रेरणा होती है मुनाफा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो व्यापार वाणिज्य करे या कृषि करे, किसी भी प्रकार की गतिविधियां अगर संचालित करता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। लेकिन उस मूल उत्प्रेरणा मुनाफे को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लेने दिया। तो हम कह सकते हैं कि उसने कृषि और व्यापार वाणिज्य जो मूल उत्प्रेरणा मुनाफा होता है उसको समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का दिल्ली के व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विदेशी व्यापारियों ने दिल्ली में आना बहुत कम कर दिया और कृषि पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अगर कृषि पर उसके विपरीत प्रभाव की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थानीय भू राजस्व अधिकारी थे उनको इस बात के लिए बाध्य किया, उनको निर्देश दिया कि वो किसानों को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो अपना बचा हुआ भू राजस्व भुगतान करने के बाद में जो बचा हुआ अनाज है उसे भी सुल्तान द्वारा निर्धारित दरों पर बंजारों और कारवानियों को बेचें। इसका मतलब भू राजस्व चुकाने के बाद में भी जो अनाज किसानों के पास बचता था उसके संदर्भ में भी अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा ये प्रयास किया कि उससे भी वो किसी प्रकार का मुनाफा ना कमा के सुल्तान द्वारा जो निर्धारित दरें हैं उन्हीं पे बंजारों और कारवानियों को बेचें, ताकि बंजारों और कारवानियों द्वारा वो अनाज बाजार में बिकने के लिए आ सके और सुल्तान द्वारा निर्धारित दरों पर उसका विक्रय किया जा सके। कुछ आलोचक तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली में शहरी जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण किसानों का शोषण किया गया। अगर हम उसके कुछ नकारात्मक परिणाम जो निश्चित तौर पे कृषि पे दिखाई देते हैं, किसानों पे फर्क पड़ा, दिल्ली के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और ग्रामीण जनसंख्या का शोषण एक तरीके से शहरी जनसंख्या के लाभ के लिए किया गया। अगर इन नकारात्मक परिणामों को हटा दें तो हमें यह निश्चित तौर पे कहना होगा कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य करती रही। मूल्यों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी उसने नहीं होने दी और जिस उद्देश्य के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी उसमें वो 100% सफल